morning students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. In the previous lecture you have studied about vector and type of vectors. In this lecture I will teach you how to find any vector by the unit orthogonal vector, and second how to find mod of any vector and unit vector and the addition of vectors by the parallelogram method. ठीक है, ये आपको आज 4 पॉइंट इसमें क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो है लंबकोणीय एकांक सदिशों द्वारा सदिश का निरूपण हम कैसे करें। हाउ टू कैन फाइंड एनी वेक्टर बाय द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आप लास्ट में यही पढ़ रहे थे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जिसको हम कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। तो हमने बताया था कि जैसे कि ये एक एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो जो जेड एक्सिस होता है वो इस पर ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार से होता है। हमने बोला था जैसे इसकी स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। और तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने बोला था जैसे एक्स एक्स की डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर वो होता है आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और ये जो जेड एक्सिस होता है इसको हम फिगर में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हमारा जो वेक्टर होता है उसको कहते हैं के कैप। ये आई जे के इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये होते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। तो इन सदिशों के रूप में किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रदर्शित करें। तो देखिए यहाँ से जैसे कि ये कोई आपका एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का यहाँ से जो x अक्ष है वो y है और x है, और ये y है, ये z है, ये कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए निर्देशांक है, ये एक निर्देशांक है x y z। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि ये आपके तीनों एक्सेस हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि मेरी अंगुली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इसकी देखियो एक्स एक्स से भी कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है, वाई एक्सेस से भी और जेड एक्सेस से भी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड। कहने का मतलब है इधर आप एक्स डिस्टेंस से लेंगे तब ये पॉइंट आएगा, वाई से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वाई होगी, और जेड एक्सेस जो ये होगा इससे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो जेड रही होगी। क्योंकि ये 3D फिगर है तो ये आपका पेज पर नहीं बन सकता, आपको ऐसे समझना है एक्स वाई जेड एक्सेस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट की एक्सेस से भी दूरी होगी, वाई से भी होगी और जेड एक्सेस से भी डिस्टेंस होगी। तो इन डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई जेड से। अब आपको मान लीजिए ये वेक्टर फाइंड करना है, ये वेक्टर ओपी वेक्टर। तो हमारा ये जो ओपी वेक्टर होगा ये एक सदिश है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि ओ से ये बिंदु पी की ओर जा रहा है। तो ये जो होता है हमारा होता है एक्स आई। देखिए ये एक्स क्या थी, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस थी एक्स, ये एक क्या थी स्केलर क्वांटिटी है। जब इस स्केलर क्वांटिटी को हम इसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेक्टर बन जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है एक्स, और जब इसको हम इसी डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई ये पॉइंट दिया हुआ है 3D फिगर में तो उस पॉइंट को हम एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वह एक्स वाई जेड ये जो है ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये जो है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के निर्देशांकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स वाई जेड ये हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये 3D फिगर है इसलिए आपको थोड़ा इमेजिन करना है इस प्रकार से फिगर को, ठीक है। आप बोर्ड पे ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ये फिगर है और ये परपेंडिकुलर है 3 लाइंस, और यहाँ पर कोई पॉइंट है मिड में। जैसे एक कमरा है ना, उस कमरे में आप एक टेबल बीच में रख दीजिए और टेबल के ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए, समझ रहा है। तो एक किसी भी कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लीजिए, मूल बिंदु मान लीजिए,
तो फ्लोर जो होगी आपकी फर्श, उसका एक जो लेंथ होगी वो एक्स एक्सिस हो जाएगी, जो उसकी चौड़ाई होगी वो आपका वाई एक्सिस हो गया, और जो उस कॉर्नर पे जो एक कॉलम ऊपर की ओर गया होगा वो जेड एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और बीच में एक टेबल डाल दिया, टेबल पे कोई पॉइंट मान लिया, तो वो जो पॉइंट होगा 3D पॉइंट होगा, अर्थात एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से भी उसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया किसी भी कमरे का। अगर मानते हैं तो ये उसका शीर्ष हो जाएगा, उसका एक कोना हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर को इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपका हो गया लंबकोणीय एकांक सदिशों, लंबकोणीय एकांक सदिशों द्वारा सदिश का निरूपण। तो ये जो है आई जे के क्या है, लंबकोणीय एकांक सदिश है, इनके द्वारा सदिशों का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आपने देखा। अगला पॉइंट है किसी भी सदिश का मापांक या परिमाण ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यही एक हम सदिश ले रहे हैं, ये एक हमारा सदिश हो गया। अब इसका अगर हमको मापांक ज्ञात करना है, मॉड ज्ञात करना है, मॉड ऑफ ओपी, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे प्लस द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के। देखिए जो यहाँ पर आई का गुणांक होगा उसका स्क्वायर प्लस जे का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर और के का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये जो हमारा होता है ये मॉड हो जाता है, अर्थात इस सदिश का हमारा क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है। कोई भी सदिश आपको दिया होगा a इक्वल टू 2y 3j प्लस 5k, इस प्रकार से, ये यहाँ पर माइनस भी हो सकता है ऐसे, तो आप इसका मॉड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 और ये प्लस का हो जाएगा 25, ये कितना हुआ 25 और ये 9 हो गया 34 ये हो गया 38। ठीक है, ये इतने यूनिट हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा। तो इसको आप कहते हैं किसी भी सदिश का मापांक फाइंड करना, मॉड फाइंड करना, उसका परिमाण फाइंड करना है तो आप यही करेंगे। समझ पा रहे हैं? छोटे छोटे से पॉइंट है, बस आपको समझना है। नेक्स्ट, अब जैसे यही एक वेक्टर दिया हुआ है, क्या है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करिए, एकांक सदिश फाइंड करिए। एकांक सदिश थर्ड पॉइंट कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं एकांक सदिश को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर कैप लगा करके, तो ये हमने ओपी कैप कर दिया, बराबर हो जाएगा वेक्टर ओपी अपॉन मॉड ऑफ ओपी। ये हमारा फार्मूला होता है जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ाया है। जैसे वेक्टर ए है तो इसका अगर यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, ए कैप इक्वल टू तो होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर वेक्टर ए नहीं बल्कि उसकी जगह क्या लिखा है, ओपी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पुट अप कर देंगे अपॉन में इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड क्या आएगा, अभी बता चुके हैं, पीछे निकाला, इसका मॉड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका जो वेक्टर ओपी है उसका एकांक सदिश, इसको कहेंगे एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। समझ पाए? एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे दिया होता वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 0k, या के लिखा ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, 0k भी हो सकता है के लिखा ही ना हो। तो अब इसका अगर हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश जिसको कहते हैं एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, तो उसको किससे लिखेंगे, ए कैप से। ऊपर तो आप लिखेंगे वेक्टर ए की वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस 0k अपॉन, नीचे इसका मॉड निकालेंगे, मॉड निकालना आपको अभी बता चुके हैं, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और यहाँ 0 का स्क्वायर होगा 0, तो 3i प्लस 4j। के को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 से आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 25 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 5 निकाल आएगी, 3i प्लस 4j अपॉन 5। समझ पाए? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपना नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें एक दो उदाहरण इसी प्रकार से लिख लेंगे और उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आपको केवल यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड फाइंड करना है,
आपको केवल यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड आना चाहिए, ना कि आपको उसमें जो है कोई थ्योरी लिखना है। समझ पा रहे हैं? केवल मेथड आना चाहिए। अब लास्ट में आपकी है सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम। इसको समझिएगा, यही मेन टॉपिक है यहाँ पर। देखिए, सदिशों को जोड़ने की एक त्रिभुज विधि भी है, ठीक है, उसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जैसे एक वेक्टर आपने ये रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये वेक्टर आपका हो गया ए, दूसरा वेक्टर यहीं से शुरू हो रहा है, ये हो गया बी। तो अगर कहें वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, तो ये जो होता है इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट होता है इनको मिला दीजिए, इनसे ये वेक्टर फाइंड होता है, अर्थात ये हो जाता है वेक्टर सी के इक्वल। कोई वेक्टर देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ये एक वेक्टर हुआ, आगे एक वेक्टर और इसमें ऐड हो रहा है, ठीक, इसी में ऐड हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनका जो सम होगा, जो योग होगा, वो इनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से जो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा उसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही और भी उदाहरण देख लीजिए, ये जैसे ये 3 वेक्टर्स हमने ऐड कर दिए, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब कहें इनका सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर कितना होगा, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, इनको मिला दीजिए, इनसे जो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा इसको हम डी मान रहे हैं, ये डी के इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से ये जो है एक आपका मेथड हो गया, इसको कहते हैं त्रिभुज नियम। ये जो यहाँ पर योग हुआ है ये त्रिभुज नियम से ही हुआ है, मैंने बस डायरेक्ट आपको सब निकालने का मेथड बता दिया, डायरेक्ट कैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी रूल अप्लाई हुआ है, यही कहते हैं सदिशों का त्रिभुज नियम या सदिशों के त्रिभुज नियम से योगफल याद करना, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूं। अब आपको थर्ड पॉइंट पढ़ना है। अब बच्चों आप यहाँ से जानेंगे सदिशों का चतुर्भुज नियम क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सदिशों का चतुर्भुज नियम। जैसे कि मान लीजिए ये एक सदिश आपका हो गया, ठीक है, ये सदिश एक आपने ले लिया, ये P है, ये एक दूसरा सदिश Q है, P Q, ये दो सदिश आपके हो गए P Q। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं P और Q, ये वेक्टर है इसलिए ऊपर ये वेक्टर साइन लगा दिए। तो इसका मतलब है ये मान लीजिए फोर्स है, वेक्टर है तो मान लीजिए फोर्स है, एक फोर्स P है एक Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए O पॉइंट पर कोई वस्तु रखी हुई है, एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, अर्थात इस पर 2 बल लग रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर पिंड होगा, कोई भी वस्तु होगी, वो किधर की ओर जाएगी अगर 2 बल ऐसे ही लग रहे हो। आप सोचिए यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें, एक रस्सी से बांध के इधर खींचे, कोई भी फोर्स लगाए 10 न्यूटन 15 न्यूटन, एक इधर की ओर रस्सी से खींच रहा, तो ये पिंड किधर जाएगा, P की ओर जाएगा कि Q की ओर जाएगा या बीच में कहीं पर जाएगा। तो अब जरा इमेजिन करिए, ये पिंड ना P की ओर जाएगा ना Q की ओर, ये बीच से कहीं से होकर के ऐसे जा रहा होगा, बीच से होकर के जाएगा ना, ये आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। अब तो फिर हम कहें कि हम एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है, जिसका परिणामी बल है, वो लग किस दिशा में रहा है, तो वो ना तो P की दिशा में ना Q की दिशा में, ये कहीं बीच में लग रहा है। इसीलिए तो दोनों के द्वारा जो बल अप्लाई हो रहा है, उस बल का परिणाम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पिंड खिसक किधर रहा है, बीच में कहीं पर खिसकते हुए जा रहा है, ना तो P की ओर ना Q की ओर। तो हम कह सकते हैं, और इसी लाइन से होकर के जाएगा जो लाइन इस पॉइंट को मिला रही होगी, ये देखो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि दो सदिशों को किसी एक पॉइंट पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनको मिलाने वाले बिंदु से होकर के जाएगा। पहली बात तो ये हमने सीखा। अब अगर यहाँ पर एक हम पैरेललोग्राम बना दें, एक हम समांतर चतुर्भुज बना दें, चलिए बना दिया, ये एक मैंने समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। कैसे? P और Q सदिशों को लेकर के एक हमने समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। तो हम देखेंगे कि इनका जो परिणामी होगा वो इस विकर्ण से होकर के जाएगा, जो कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा है। देखिए विकर्ण तो यहाँ पर 2 हैं, एक ये भी हो सकता है, चलिए इसको हम ले रहे हैं OABC। एक विकर्ण ये भी हो सकता है OB, और एक AC भी तो हो सकता है, लेकिन AC से होकर इनका परिणामी नहीं जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो OB से होकर के
जाएगा। तो अब हम कैसे इसको डिफाइन करें, देखिए यदि हम किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा हम निरूपित करें। दो संलग्न भुजाएं वे होती हैं जो एक ही बिंदु से जा रही हो, इनको संलग्न भुजा कहेंगे। यदि हम दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें तो इन दोनों का परिणामी परिमाण व दिशा में उस विकर्ण से होकर के जाएगा जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा है। किस विकर्ण से होकर के जाएगा परिणामी? उस विकर्ण से जो कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा, अर्थात ये वाला विकर्ण, ना कि AC। समझ पाए? फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूं एक बार, आप इसी डेफिनेशन को लिख लेंगे कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में, परिमाण व दिशा का मतलब क्या है? इसका जो परिमाण है उतनी ही लेंथ होनी चाहिए इसकी, क्योंकि वेक्टर के परिमाण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी लेंथ से। और जो इसकी डायरेक्शन है वही ये एरो दिशा बता रहा हो। क्यू का जो परिमाण है उतनी ही इसकी लेंथ होनी चाहिए और इसकी जो दिशा है उसी दिशा में ये एरो होना चाहिए। ये मतलब है परिमाण और दिशा का। तो क्या कहेंगे? यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इन दोनों का परिणामी मीन्स रिजल्टेंट परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से होकर के जाएगा जो कि इन दोनों वेक्टर के प्रतिच्छेद बिंदु से जाता है। इसे कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज का वेक्टर नियम। समझ पाए? अब हम ये रिजल्टेंट फाइंड कैसे करें कि इसका फिर मैग्नीट्यूड होगा क्या, इसका मान निकलेगा क्या? ये भी एक वेक्टर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका हमने एम नाम दे दिया। ये 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये एंगल हम मान ले रहे हैं थीटा है, अर्थात जो रिजल्टेंट है ये पी से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण पर जा रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री। अब देखिए AO और BC ये पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है ना। तो आपका जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये पूरा एंगल यहाँ से ये एंगल बच्चों थीटा लेंगे, ये वाला ये पूरा एंगल थीटा ले रहे हैं, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? थीटा। यहाँ पर जो बच्चों एंगल है ये P और Q दोनों सदिशों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये चूंकि OA और BC पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। इनको हम कहते हैं संगत कोण। ये थीटा थीटा क्यों बराबर हो गए? संगत कोण है। तो अब आप एक त्रिभुज में जरा देखिए, OBM त्रिभुज OBM में OBM में आप क्या देखेंगे? ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, अर्थात OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? OM स्क्वायर और लंब क्या है? BM स्क्वायर। देखिए ये OB कर्ण हो जाएगा, आधार OM हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? BM हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय मैंने इसमें लगा दी है। OB स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? OM को 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, OC और CM, OC प्लस CM, ठीक है। इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा BM स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यहां से जरा देखिए, ये फिगर के नीचे आप इतनी प्रोसेस कर लेंगे क्या? ट्रायंगल BCM में देखिए BCM ये समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। अब यदि ये आपकी जो है OAQ है तो CB भी Q हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, लेंथ भी इक्वल होगी। तो ये आपके वेक्टर हो गए इक्वल वेक्टर। आपको हमने समझाया था इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल होंगे और लेंथ भी उनकी सेम होगी। तो ये Q है, ये भी Q हो जाएगा। तो आप देखेंगे BCM हमको ये भुजा निकालनी, ये क्या है? लंब है। और ये भुजा निकालना, ये क्या है? आधार है। और Q क्या है? कर्ण है। तो पहले हम साइन थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात BM बटे कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? वेक्टर Q हो जाएगा। तो यहां से जो BM निकलेगा ये हो जाएगा Q साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? फिर से हम कॉस थीटा ले, अगर
कॉस थीटा बराबर तो आधार हो जाएगा cm बटे कर्ण क्या हो जाएगा वेक्टर q। तो यहां से आप अगर cm निकालेंगे तो हो जाएगा q cos थीटा। ये समझ पाए। हमने यहां से क्या किया कि bm और cm की वैल्यू निकाल ली है q के फॉर्म में, q sin थीटा q cos थीटा। अब ये सभी मान हम यहां पर रख देंगे तो हम कहेंगे कि सभी सदिश मान रखने पर, सभी सदिश मान रखने पर, सदिश मान रखने का मतलब इसके जितने भी सदिश मान है सभी एक साथ रख देंगे। तो OB देखिए अदिश था, OB का सदिश क्या है यहाँ पर वेक्टर r है, r का स्क्वायर हो जाएगा। OC, OC की वैल्यू क्या है वेक्टर p है, वेक्टर p हो गया प्लस CM, CM का मान आप निकाल चुके हैं वेक्टर q cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर प्लस BM, BM आपका ये आ गया है q साइन थीटा इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे मान आपके वेक्टर फॉर्म में हो गए हैं, सदिश रूप में हो गए हैं। आप तीर देखिए सही से ऐसे लगाइएगा, मैं सही लगा रहा हूँ, जल्दबाजी में थोड़ा सा तिरछा अगर हो जा रहा है तो आप जो है उसको सही लगाएंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। समझ पाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ये स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा वेक्टर q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ पाए। यहाँ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला लगा दिया है। वेक्टर r स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस देखिए यहां से आप q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से q स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो वही लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बच रहा है 2 वेक्टर p q cos थीटा। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर जब हम 1 रख देंगे तो हमारा वेक्टर r निकल आएगा, वेक्टर r इक्वल टू निकल आएगा वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 वेक्टर p वेक्टर q cos थीटा। समझ पाए। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट r स्क्वायर यहां से निकल आता है। ये हमारा रिजल्टेंट r स्क्वायर का फार्मूला हो गया। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देख लें, यदि हम यहाँ से r स्क्वायर हटा दें तो क्या बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा दूसरे साइड में। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या वेक्टर p स्क्वायर वेक्टर q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। ठीक है, ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो यहाँ से इस फॉर्म में। समझ पा रहे हैं। तो आपका ये हो गया आपका जो है रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला। अगर p और q वेक्टर दिए हों, इनके बीच का एंगल दिया हो तो आप ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में आप क्या लिख लेंगे कि सुन लीजिए, यही आपको नोट कर लेना रजिस्टर पर। माना p और q दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो इनका परिणामी बिंदु O B से होकर के जा रहा है। यहाँ पर O A B C एक समांतर चतुर्भुज है। B से OC पर लंब BM खींचा। ठीक है, क्योंकि A O B व B C M संगत कोण है अतः इनका मान बराबर होगा। तो चित्रानुसार आप ये पूरा जो है नोट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा देख लीजिए, इसके आगे आप क्या देखेंगे, आपका जो फार्मूला आ चुका है वो है वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर, ये वेक्टर p स्क्वायर है प्लस वेक्टर q स्क्वायर, वेक्टर का साइन ये लगा हुआ है 2p q cos थीटा। ये आपका फार्मूला आया है। अब थीटा पर डिपेंड करेगा इसका मान क्या होगा। देखिए, यदि
थीटा की वैल्यू हम कर दें यहाँ पर 0 डिग्री, अर्थात दोनों P और Q एक ही डायरेक्शन में हो। देखिए ये P हो गया और वेक्टर Q हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इफ थीटा इक्वल टू 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए, यहाँ पर आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर आप cos 0 लिखेंगे एंड cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात वेक्टर p प्लस वेक्टर q का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया। तो r इक्वल टू आ जाएगा p प्लस q। यहीं से निष्कर्ष निकलता है यदि दो सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हैं, जैसे कि P इक्वल टू हो गया 10 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में अगर Q भी लगा रहा हो 5 न्यूटन, तो हम कहें फिर फोर्स किधर लग रहा है, टोटल फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है R, तो इसका जो R होगा वो हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 न्यूटन। समझ पा रहे हैं, अर्थात फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो सभी फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 0 डिग्री का आपने सिस्टम समझ लिया। ये फिगर बना लोगे इसको थोड़ा सा बड़ा करके कि P और Q की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगला पॉइंट, यदि ये 180 डिग्री पर लग रहे हो, P इस डायरेक्शन में है, ये O पॉइंट हो गया ये वाला, तो Q इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मींस यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री है। तो यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, यदि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। r इक्वल टू आपका बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2pq। देखिए यहाँ पर आप माइनस रखेंगे cos थीटा के लिए आ जाएगा, तो r इक्वल टू, अब ये फार्मूला में गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात वेक्टर p माइनस वेक्टर q का होल ऑफ स्क्वायर, तो r इक्वल टू आ जाएगा p माइनस q। और आप ये जानते भी हैं, आप व्यवहारिक शब्दों में भी कहें कि p जो उधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, q इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, तो परिणामी इस पर क्या होगा, P से Q को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक व्यक्ति इधर 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी को खींच रहा है, एक इधर 5 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, तो ये वस्तु या व्यक्ति जो है किधर खिसक जाएगा, P की ओर, कितने बल से, P माइनस Q, अर्थात P से 5 घटा दीजिए Q का मान। समझ पा रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट यहां से देख लीजिए, यदि हम यहां से कहें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ये फोर्स इस प्रकार अप्लाई हो रहे हैं, P यहाँ है और Q यहाँ पर हो गया 90 डिग्री पर अगर ये अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका परिणामी क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू आप 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ से cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, आप यहाँ पर लिख देंगे cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, यहाँ 0 लिखेंगे, ये सब 0 हो जाएगा, तो आपका आ गया वेक्टर p स्क्वायर वेक्टर q स्क्वायर, और इसका यूज आपका इंटरमीडिएट में भी होगा, यहाँ भी बहुत जगह पर होगा। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये एरो लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए, बस लास्ट करते हैं इस वीडियो में इसको। अगला पॉइंट आपका है कि हम अगर कहें इस रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, ये अल्फा, अगर कहें ये रिजल्टेंट का कोण कितना होगा, थर्ड पॉइंट इसको आप कह सकते हैं परिणामी का कोण या परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा मींस हमको अल्फा फाइंड करना है कि पी से कितने कोण पर जाएगा, तो यहाँ पर आप tan अल्फा निकाल लीजिए। tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये अगर अल्फा ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा bm और आधार क्या हो जाएगा om, इसको आप bm का मान निकाल चुके हैं, देखो bm इक्वल टू हो जाएगा q साइन थीटा ये अपॉन qm, सॉरी om आपको यहाँ पर लेना है om, तो om में क्या है oc प्लस cm, oc प्लस cm, तो हो जाएगा q साइन थीटा अपॉन OC की वैल्यू हो गई वेक्टर P और CM की वैल्यू ये निकाल चुके हैं आप Q
cos थीटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चों, कॉल आ गई थी, वीडियो भी आपका लास्ट हो रहा है। तो ये आपका जो है पूरा डेरिवेशन आपका हो गया है। लास्ट बस यहीं पर इसको छोड़ देंगे। आपने क्या निकाला? परिणाम ही निकाला। सभी एंगल पे 0, 90 और 180 डिग्री पर भी रिजल्टेंट आपने फाइंड किया, और आपने इस जो ये रिजल्टेंट है इसका एंगल भी निकालना यहाँ से सीखा। ठीक है, ये आपका पूरा डेरिवेशन हो जाता है, और यहीं पर हम लेसन को इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं।